हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में नक्सली घटनाओं का इतिहास ये बताता है कि चिलचिलाती धूप, लू, बढ़ती गर्मी के बीच अक्सर बस्तर में नक्सली अपनी धमक दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका इतिहास रहा है। बीते कुछ घंटों को आप देखें या एक दो दिन देखें तो नक्सली वारदातें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि नक्सली फिर सक्रिय हैं और इस बार उनके निशाने पर सुरक्षा कैंप, निर्माण कार्य में लगे वाहन और अंदरूनी सड़कें दिखती हैं। अफसर का दावा है कि उनकी पैनी नजर नक्सलियों के हर मूवमेंट पर है। मुंह तोड़ जवाब भी उनको दिया जा रहा है। पर इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा और कितनी कारगर है नक्सलियों के खिलाफ ये नई रणनीति। बातचीत करेंगे हर पक्ष से एक रिपोर्ट के बाद। बीते 24 घंटे के भीतर नक्सल मोर्चे से आई ये 5 तस्वीरें। कहीं हाईवे पर उत्पात, कहीं ग्रामीण की हत्या, तो कहीं सर्चिंग पर निकले जवानों पर घात लगाकर हमला। ये तस्वीरें मैसेज दे रही हैं कि बस्तर से लाल आतंक कभी खत्म नहीं हुआ। तमाम दावों और दबाव के बावजूद नक्सली घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आते। गर्मी की दस्तक के साथ ही नक्सल फ्रंट पर एक बार फिर गहमा गहमी बढ़ गई है और इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, पारा चढ़ते ही क्यों हमलावर होते हैं नक्सली? ताड़मेटला, बुरकापाल और तर्रेम से लेकर जीरम तक नक्सलियों ने गर्मी के महीने में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। अगर नक्सलियों की पिछली रणनीति पर गौर करें तो अक्सर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए लाल आतंक गर्मियों के आते ही अलग अलग तरीकों से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वैसे अधिकारियों का दावा है कि वो हर एक नक्सल मूवमेंट पर नजर रखे हैं और मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। आतंक के बल पर क्षेत्र में एक भय के माहौल निर्मित करके इलाका में अपना वर्चस्व को दिखाने के लिए इनके द्वारा एक असफल प्रयास की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से विगत 3 वर्षों में लगातार अंदरूनी इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर एक सुरक्षा कैंप के माध्यम से क्षेत्र की जनता को सड़क, पुल, पुलिया, बिजली आपूर्ति, पीडीएस दुकान एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते, इसी से क्षेत्र की जनता का विश्वास प्रशासन के प्रति काफी मजबूत हुआ है। नक्सल हिंसा का दंश बस्तर कई दशकों से झेल रहा है। सरकारें आई और चली गईं, लेकिन समाधान पूरी तरह नहीं हो पाया। पर हर बार दावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की एक नई सियासत जरूर दिखाई पड़ी। हम लोग सब चौकन्ने हैं और लगातार चाहे सीआरपीएफ की हो, चाहे हमारे पुलिस के डीजीपी, वो सब लोग संपर्क में हैं और यही समय रहता है जब नक्सलियों को मुठभेड़ भी होती है, आना सामने होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। भूपेश बघेल जी ने पिछले दिनों कहा था वहाँ पे बस्तर के अंदर में कि हम बातचीत करके उसको हल कर लेंगे। करिए ना, केवल जो है एकला चलो, राजनीति करो, आरोप लगाओ, उससे समस्या का निराकरण नहीं है। ये कोई दल की बात नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की बात है। जाहिर तौर पर बीते कई वर्षों में नक्सली गर्मियों में बड़े हमले करते रहे हैं। अधिकारियों को भी इसका पता है और वो भी इसके मुताबिक अपनी रणनीति बनाते और बदलते रहे हैं। पर अंत में सवाल वही, ये सिलसिला कब तक चलेगा? लाल आतंक के काउंटर की तरफ आखिर किस रणनीति को कामयाबी मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गर्मियों में नक्सलियों का इतिहास बताता है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, एक माहौल बनाते हैं और डर का एक ऐसा वातावरण जो उनके कारोबार को या उनके सिलसिले को हमेशा कभी न खत्म होने वाले सिलसिले के तौर पर पेश करता है। इसकी एक तस्वीर, एक बानगी सामने रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई घटनाक्रम रहे हैं जिसमें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब की बार भी दावा है कि इस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और उम्मीद भी सबकी यही कि ऐसा ना हो, लेकिन किस रणनीति के साथ ऐसा किया जाएगा, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारे साथ में हर पक्ष के बड़े समर्थ लोग हैं। एक्सपर्ट के तौर पर अटल श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष से अपनी बात रखेंगे। केदार कश्यप जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर और जिम्मेदार नेता हैं, उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनसे हम भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का पक्ष सुनने वाले हैं। और मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, इस पर एक गंभीर चर्चा जरूर आप सबके साथ में हम करना चाहेंगे। मनीष गुप्ता जी, कोई पॉलिटिकल वर्जन लें उसके पहले जिस तरह की जमीनी तैयारी है और जिस तरह जमीन के दावे हैं,
पिछले 48 घंटे की घटनाएं कुछ संकेत, कुछ इशारे कर रही हैं। रणनीतिक तौर के ऊपर तैयारियां आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि एक इतिहास है गर्मियों में बड़े हमलों का। पुनीत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि नक्सली गर्मी के सीजन में जैसी गर्मी शुरू होती है टीसीओसी मनाते हैं, और इस टीसीओसी में हमेशा वो सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं और बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब तक के इतिहास का अगर हम पुनरावलोकन करें तो इसी दौरान बड़ी घटनाएं हुई हैं, और ये जो है काफ़ी मारक सिद्ध हो रहे हैं नक्सली इस दौर में। तो मुझे लगता है कि अभी का जो घटनाक्रम दिख रहा है वो मुख्य तौर पर मुझे 3 बातों पर जो है वो विचारणीय प्रश्न खड़े होते हैं। पहला ये कि टीसीओसी के दौरान पुलिस की इतनी सतर्कता के बाद अगर ये नक्सली हमला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रणनीतिक चूक है। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो फोर्स का मूवमेंट अंदरूनी इलाकों में लगभग बंद है। इक्का दुक्का जगह ही गश्त सुनाई देती है, या तो जो निर्माण कार्य हैं उनकी सुरक्षा में गश्त दिखाई देती है, या फिर सड़कों को सुरक्षा देने के नाम पर जो आरोपी लगती है उस दौरान दिखाई देती है। दूसरी बात जो है, इन दिनों बस्तर पूरा गर्म है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं ये अराजकता की ओर इशारा करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहीं एक सोची समझी रणनीति है या इस पर जो है सरकार की खामोशी क्यों है, ये जो है एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा करती है। तीसरी बात यह है कि ये इस दौर में जो अंदरूनी इलाकों में जो आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन अपने आप में एक अलग टाइप के आंदोलन है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोकतंत्र में लोग अपने अधिकार, अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में जो आंदोलन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकास रोकने को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि अबूझमाड़ जो है वो पूरे देश से कटा हुआ है। अबूझमाड़ का कुछ इलाका है जहां पर उसकी कनेक्टिविटी है। आज़ादी के 7 दशक बाद अगर उस इलाके में पुल बनाने के प्रयास हो रहे हैं तो उस पुल का जो विरोध हो रहा है, उस पुल के विरोध में जो जनता उमड़ रही है, मुझे लगता है ये साधारण आंदोलन नहीं है, इसके पीछे की कोई साजिश है। और अगर ये साजिश है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए, क्योंकि ये साजिश जो है वो अराजकता की ओर मुड़ रही है। आप एक बड़ा पॉइंट कह रहे हैं, जिस चिंता पर हम चर्चा कर रहे हैं मनीष जी, उसमें आप एक बहुत गंभीर मुद्दा और जोड़ रहे हैं। घुस गई, ठीक है, और इस पर जो खामोशी है उस पर भी सवाल तो उठता है। अटल श्रीवास्तव जी हैं। अटल जी, आपने दोनों चिंताएं सुनी। एक गर्मी में जो नक्सलियों का इतिहास है, बड़ी वारदातें, किसी भी छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को या बस्तर से जुड़े नेता को गिनाने की आवश्यकता नहीं, बड़े नुकसान झेले पूरे प्रदेश ने और पार्टियों ने भी, हर व्यक्ति ने इसके नुकसान झेले। इसके बावजूद कुछ आंदोलन और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास के विरोध से जुड़ी बातें, इसको भी जोड़ा है इसमें मनीष जी ने। आप दोनों का उत्तर दे सकते हैं, क्या हमारी वाकई रणनीति कारगर है? देखिए, सभी लोग बस्तर की भौगोलिक स्थिति से परिचित होंगे। गर्मी के समय ही जो नक्सलाइट हैं वो अपने मूवमेंट्स, अपने कैंप्स और अपनी ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। बरसात के समय बस्तर में मूवमेंट बंद हो जाते हैं क्योंकि बहुत भारी बारिश होती है और जंगल, तो अभी ये समय होता है जिन्होंने जितनी भी वारदातें की अपने क्लियरेंस के लिए करते हैं कि जब वो एक जगह से दूसरे कैंप की तरफ बढ़ते हैं और कोई अगर उनको ऑब्स्ट्रक्शंस आता है तो वहाँ पर वो हमला करते हैं। जहाँ तक बात है कि विकास विरोधी जो काम हो रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं अबूझमाड़ में, जैसा कि गुप्ता जी बता रहे थे, देखिए जब से छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है तब से उन्होंने कहा था कि नक्सली आंदोलन जो है वो सामाजिक और आर्थिक जो वह है दूरियां हैं उसको कम करने से कम होगा। और हमारी सरकार ने पहले, आप सोचिए कि जो बस्तर इलाका है जहाँ पर 90% आदिवासी वनांचल में रहते हैं, उन्होंने सबसे पहले 7 वनोपज जो थी उसका समर्थन मूल्य की जगह 65 वनोपज की समर्थन मूल्य किया कि आप जंगल में मिलने वाले जितने भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उनको समर्थन मूल्य में सरकार खरीदी। तो कहीं ना कहीं गांव दूरंत वनांचल में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम। उसके बाद जो लैंडलेस किसान हैं, जो किसानों के पास ज़मीन नहीं है, जो फॉरेस्ट में खेती करते हैं, उनको सरकार ने अभी राजीव गांधी
किसान मजदूर योजना का जो बनाया जिसमें 6,000 रुपए। अटल जी माफ कीजिएगा, आप जो इस कदम तरीके गिना से रहे पूरी हैं सरकार की फेथ कोशिश- बिल्डिंग की तरफ, विश्वास कायमी की तरफ एक बड़े रचनात्मक कदम रहे हैं, उनकी तारीफ हो चुकी, उन पर हमने कई दफा चर्चा कर ली। यहाँ मुद्दे दो हैं। पहला मुद्दा ये है कि गर्मियों को लेकर एक स्पेशल स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जिस पर फोर्सेस का दावा है कि हाँ हमारी रणनीति है, लेकिन इसमें मनीष जी ने एक बात जोड़ी है कि विकास के विरोध में, मांग करने वाले ने विकास के विरोध में कुछ आवाजें उठ रही हैं और मुकरता से उठ रही हैं, इसके पीछे एक साजिश है। इस पर खामोशी क्यों है? क्या ये भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? खुलासा भले ही ना कर सकें, लेकिन क्या हम इसको दरकिनार नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, खामोशी, देखिए इसको खामोशी इसलिए नहीं कहा जाना चाहिए कि हमारी सरकार विकास की तरफ बढ़ रही है। अमुजबाड़ जो ऐसा इलाका है जहाँ पर नक्सलियों को छुपने की सबसे महफूज जगह अमुजबाड़ को मानी जाती है, और वो नहीं चाहते कि वहाँ विकास हो, इसलिए वो ग्रामीणों को इकट्ठा करके वो कोशिश कर रहे हैं कि विकास ना हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 7 दिन पहले ही देश के गृह मंत्री से मिल के आए, अमित शाह जी से। उन्होंने मांग की कि CRPF को जो सप्लाई कम हुई है उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए, उनकी जो सुविधाजनक जो बातें हैं उसको लेकर माननीय इस देश के गृह मंत्री से, अमित शाह जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग देखी। जो कमियां दिख रही थी CRPF की तरफ से या CRPF को मिलने वाली या सरकार को मिलने वाला जो फंड था नक्सलाइट मूवमेंट से लड़ने के लिए, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह से मिलकर अपनी बात रखी है कि उनके पास कुछ इनपुट होंगे कि किस तरीके की गतिविधियां बढ़ रही हैं। उस इनपुट को उन्होंने देश के गृह मंत्री से शेयर किया है, और हमारी उम्मीद है कि मैं इसके पॉलिटिकल आरोप में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने सुना होगा हमारी रिपोर्ट में कि क्या उस पर बीजेपी का रिएक्शन रहा है। मैं उसके बारे में केदार जी से बाद में पूछूंगा, लेकिन केदार जी, उस पूरे इलाके में जो गर्मियों का इतिहास है और जो पिछले कुछ घंटों की घटना है, इस पर रणनीति को आप कैसे देखते हैं? इस पर बीजेपी का है, विपक्ष का है कहना एक तरफा या एकला चलो, अब इसमें कुछ भी एकला चलो जैसा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो कुछ भी वहां फोर्सेस काम कर रही हैं वो केंद्र राज्य के कोऑर्डिनेशन से ही हो रहा है और बाकायदा इस पर केंद्र की मॉनिटरिंग है। देखिए पुनीत जी, पहली बात तो ये कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को लगभग 3.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 3.5 वर्षों में बस्तर जो हमारा ये जो सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर गर्मी के दिनों में अक्सर घटनाएं होती है, और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उनके कैंप पे फायरिंग हो चुकी है। अभी क्या कहते हैं, आज जिस तरीके से सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर में जो घटना घटी है, कुछ क्या कहते हैं वाहनों को आगजनी के हवाले कर दिया है। इन सारे मुद्दों पर अभी तक क्या कहते हैं इनके जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का एक शब्द तक इस विषय से नहीं आया। 3.5 वर्षों में पूरा बस्तर हमारे गृह मंत्री की बाट जो होता रह गया। 3.5 साल में 3 बार भी यदि कहते हैं हमारे गृह मंत्री जी आए हों, और स्पेशली यदि कहते हैं यहाँ के कहते हैं नक्सल प्रॉब्लम को लेकर के उन्होंने समीक्षा की हो, इन्होंने तो पूरा यहाँ पर जो फोर्सेस है उसको पूरे यहाँ के स्थानीय उस पर छोड़ दिया है, और हमारी फोर्सेस यहाँ पर बड़े उसके साथ में लड़ रही है और जांबाज तरीके से लड़ रही है। हम इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो यहाँ पर जो टीम लीडर होना चाहिए वो गृह मंत्री जी को यहाँ पर आकर के उसकी समीक्षा करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी गर्मी के दिनों पर जो घटना होती है, जिस तरीके से बढ़ती है, उसको लेकर के राज्य सरकार की क्या सोच है, राज्य सरकार किस तरीके से प्लानिंग करती है। कहीं ना कहीं से आज जिस तरीके से वहाँ पर जो सर्चिंग की स्थिति है वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वो बंद हो चुके हैं। केवल और केवल ये कहना कि वो नहीं हो सकता, हम निर्माण कार्य नहीं कर सकते, नक्सली बाधित कर रहे हैं, हम वनाधिकार पत्र नहीं दे सकते क्योंकि नक्सली बाधित कर रहे हैं। आप नक्सलियों के आधार पर सरकार चल रही है क्या? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ। सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस सरकार इसके प्रति कितनी चिंता करती है, कितने वहाँ पर सड़क अधोसंरचना का निर्माण करती है, कितने वहाँ पर वनाधिकार पत्र देती है, कितनी सुविधाओं का विस्तार वहाँ निचले स्तर पर करती है। इन 3.5 वर्षों में सारी सुविधाएं खत्म हो चुकी है। आज उसके कारण से हमारे वनवासी भाई आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं, आज हमारे जिला मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। ये स्थिति निर्मित हो गई है, और इस सरकार में बैठे हुए लोग इस सरकार में बैठे हुए लोग हमारे आदिवासियों पर डंडे बरसा रहे हैं और एक शब्द नहीं बोलते। ये स्थिति आज इस प्रदेश की बन चुकी है, आदिवासियों पे डंडे बरसते हैं। ठीक है केदार जी, मुझे उत्तर लेने दें, आपने जो गंभीर बातें की हैं उनके उत्तर लेने दें। अटल जी। केदार जी
केदार जी, आप 15 साल छत्तीसगढ़ के एक बहुत जिम्मेदार मंत्री रहे हैं और आप बस्तर से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस ने तो अपने बहुत सारे नेताओं को खोया है, आपने भी बहुत सारे परिजन इस नक्सली मूवमेंट पे अपनी शहादत दी है। हम इसमें राजनीति ना करें, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 15 साल में अबुझमाड़ की सड़क क्यों नहीं बनी। आज अगर सरकार ये चाह रही है कि अबुझमाड़ तक पहुँच मार्ग बने, विकास कार्य हो, आखिर सरकार उन आदिवासियों तक हर चीज़ पहुँचा रही है। वनाधिकार पट्टे की अगर आप बात करेंगे तो सरकार ने वनाधिकार पट्टे की को जो पहले से ही लागू था उसको अभी देने का काम किया है पिछले 1 सालों में। जहाँ वनोपज की मैं बात कर रहा था, हम जो आर्थिक सामाजिक विषमताएं हैं बस्तर में, उसको पूरा करने की सरकार काम कर रही है। हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से हम गांव-गांव में जो बाजार लगते हैं वहाँ पर लोगों की इलाज की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके बस्तर के बहुत सारे आत्मानंद स्कूल जो खुल रहे हैं उनके एजुकेशन के लिए काम हो रहा है, प्रयास संस्था के तहत उसमें काम हो रहा है। तो जो जिस भी फील्ड में आप बात करेंगे, चाहे उनके आर्थिक पैकेज की बात करेंगे या वहाँ के नौजवान साथियों को रोज़गार की, अभी हमारी सरकार ने निर्णय किया कि बस्तर के रोज़गार के लिए अलग से एक वो बनेगा कि बस्तर के लोगों को बस्तर में रोज़गार मिले। तो सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप कह रहे थे कि गृह मंत्री नहीं जा रहे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 3-4 दिन पहले अंतागढ़ में थे, उसके पहले 2-3 दिन पहले जगदलपुर में थे। आपने गृह मंत्री जी को लगातार सवाल उठाए, मुख्यमंत्री स्वयं वहां से कोऑर्डिनेट करते हैं, संपर्क में है, नजर रखे हुए हैं और केंद्र को भी इसकी रिपोर्ट की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, इसकी तस्वीरें दिल्ली की सभी ने देखी। देखिए पुनीत जी, आखिर गृह मंत्री का जो विभाग है वो उनको क्यों दिया गया है? क्या केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए गृह विभाग बनाया गया है? क्यों? या तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पास मर्ज कर ले सारा विभाग और वो उसकी मॉनिटरिंग करें। यहाँ पर जैसा मैं सुन रहा था कि यहाँ हमारे सड़कों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर हॉस्पिटल हमारे यहाँ पर रेफरल सेंटर बन चुके हैं। यहाँ कौन किस तरीके से इलाज हो रहा है इस आप आकर देख लीजिए एक बार। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आपसी जो झगड़े का जो परिणाम जो कष्ट है वो यहाँ बस्तरवासियों को जूझना पड़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर जो हमारा आजीविका महाविद्यालय लाइवलीहुड कॉलेज जो चल रहा था आज वो बंद हो चुका है। आप बीपीओ कॉल सेंटर यहाँ पर चल रहा था बस्तर में, वो बंद हो चुका है। आपका क्या कहते हैं यहाँ पर विज्ञान केंद्र चल रहा था, वो बंद हो चुका है। यूपीएससी के जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे बच्चों को तैयारी करवाया जाता था, लेकिन वो सारे बंद हो एक सवाल है, कौन सी ऐसी चीजें आप सवाल है जो कौन से विरोध का जिक्र यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी कर रहे थे, वो विरोध इन बातों को लेकर के तो नहीं, वो विरोध जिन कामों को लेकर के है वो हम सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जोड़कर देखते हैं। फिर इसमें विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा है या इसकी भी आलोचना करता है? देखिए पुनीत जी, यदि विरोध हो रहा है तो विरोध से चर्चा करने वाले कोई ना कोई तो व्यक्ति जाना चाहिए ना, सरकार के नुमाइंदे कोई तो जाना चाहिए। आज यदि कहते हैं सुकमा में यदि धरना प्रदर्शन होता है तो केवल एक कारण के कारण से कि वहाँ पर जो हमारे आदिवासी समाज के लोगों से कहते हैं मुलाकात का समय वहाँ के जिला प्रशासन ने नहीं दिया। आप इसकी गंभीरता समझिए कि वो सुकमा जैसे क्षेत्र के लोग जब कहते हैं कलेक्टर से नहीं मिलते, जो कि साल भर में 1 या 2 बार मिलते होंगे, उनको यदि मिलने का समय नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ के आदिवासियों के विकास की कैसे चिंता कर सकते हैं? किस तरीके से हो सकता है? केदार जी आपके 15 साल के शासनकाल में जितना आदिवासियों के पर अत्याचार हुआ उसका तो कहानी है कि पुलिस ने किस तरीके से गांव में जाकर लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई। तो आप उस बात को भूल जाइए। हम अभी बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या पर। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम विकास कार्य की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ की आर्थिक सामाजिक स्थितियों को बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका वहाँ के ग्रामीण महसूस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जिस तरीके से वहाँ के आदिवासियों का विकास होना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरना चाहिए, उनके जो खेती का प्रोडक्ट है उसको सही कीमत मिलना चाहिए, वहाँ रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। सरकार इस दिशा में लगातार, इसलिए इसका परिणाम है कि 3.5 सालों में बड़ा पॉइंट ये अटल जी कि इन सारे कामों का आखिर एक योजनाबद्ध तरीके से या एक साजिशन हम कहें, विरोध कौन कर रहा है या कौन करवा रहा है ग्रामीणों को आगे करके, और इसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? इसी पर प्रश्न यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी उठाए। मैं उनके पास में जाऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद, और क्या कमियां लगती हैं और क्या सुधार होने चाहिए, इस पर कंस्ट्रक्टिव बातें क्या, थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो गर्मियों और बस्तर के बीच में जो एक कनेक्शन है, और ये कनेक्शन हमेशा एक नुकसान दर्शाता रहा है जिसका इतिहास रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कुछ घटनाएं जो सामने हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मनीष गुप्ता जी, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा
चर्चा के दौरान शुरू में उठाया, इस तरफ अप्रोच आपको नेग्लिजेंसी का क्यों दिखाई पड़ता है? जैसे आपने एक प्रश्न उठाया, इस क्या ये आगे जाकर भारी पड़ सकता है? दूसरी बात यह कि विकास के काम और फेथ बिल्डिंग की प्रोसेस, इस पर तो सरकार ने बहुत काम किया, जोर दिखता है, कम से कम दावे तो इसी चीज के हैं। देखिए पुनीत जी, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग हैं और सरकारें जो है वो कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जनता की कोई समस्या आएगी तो वो लोग सरकारों तक जाते हैं। आमतौर पर अगर ये सुनवाई नहीं होगी, प्रॉपर लोगों को सुना नहीं जाएगा, तो जनता जो है वो धीरे धीरे उसके मन में आक्रोश पैदा होगा और ये आक्रोश इस प्रकार के आंदोलनों में आगे आकर के एक विस्फोटक रूप लेता है। हम लगातार देख रहे हैं सिलगेर से जो एक कम्युनिकेशन गैप की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, वो गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर इन ग्रामीणों की समस्याएं क्या हैं, इनको कौन सुनेगा? अगर सरकार और जनप्रतिनिधि नहीं सुनेंगे, प्रशासन के लोग नहीं सुनेंगे, तो ये आम जनता जाएगी कहां? कम से कम इनको बुला करके इनकी चीजों को सुनना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि इनकी जो मांगे हैं, जो ये एक हिस्सा है मनीष जी, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा, एक पहलू आप बता रहे हैं। परंतु जिस घटना पे या जिन चीज़ के ऊपर आज हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं, गर्मियों में नक्सल वारदातें, क्योंकि नक्सलियों का इससे दूर दूर तक उन समस्याओं से कोई नाता अब तक दिखा नहीं है। वो खुद भी उसी डेवलपमेंट का विरोध करते हैं, गाड़ियों में आग लगा लगा करके। जी देखिए, जो TCOC मनाते हैं, मतलब अगर इस घटना के कुछ हम पीछे जाएं, तो जब से सिलगेर आंदोलन शुरू हुआ है तब से मैं ये बताना चाहूंगा कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में गश्त लगभग बंद सी हो गई है। इक्का दुक्का गश्त दिखाई देती है। पहले जो फोर्स का मूवमेंट अंदरूनी इलाकों में होता था वो खत्म हो गया है, जिसके चलते अंदरूनी इलाकों से अब नक्सली सड़कों की ओर आ रहे हैं। और हम जिस ढंग से देख रहे हैं, मिंगाचल नदी में कल रात को जिस प्रकार से 9 गाड़ियों पर नक्सलियों ने आगजनी की, जहां पर बेदरे के पास जहां पर पुल का निर्माण हो रहा है, उस पुल के निर्माण के पास में जो दरभा का कैंप है, उस कैंप में आकर के वो मोटर लॉन्चर से मतलब हमला कर रहे हैं। चलिए, यही चिंता की बात है जो आपने कहा। ये हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कैंप को अब ये टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कैंप में इस तरीके की वारदातों को लेकर के अंदेशा तो रहता है, लेकिन थोड़ी सी शायद सिक्योरिटी की वजह से लोग इतना अलर्ट नहीं रहते। अटल जी, क्या ये पॉइंट नहीं है? दो जो बिंदु बता रहे हैं, एक अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर विरोध है, विरोध की साजिश है, उसे तुरंत एड्रेस करना, और दूसरा ये जो कमी बताई मनीष जी ने कि शायद जो वो देखते हैं कि जिस तरह की हलचल हो रही है, शायद अंदरूनी इलाकों में थोड़ी ढील है। बहुत छोटा सा कमेंट। जो कंबाइंड फोर्सेस CRPF है और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, हाँ डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, इनकी जब गतिविधियाँ चलती हैं तो इनके पास इनपुट आते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर एक हफ्ते पहले देश के गृह मंत्री से मिल रहे हैं और अपना इनपुट बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं कोई गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। वहाँ पर फोर्स अपना काम कर रही है, CRPF अपना काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी। आप देखिए, अभी केदार जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सलवा जोड़ो में एक बड़ा आंदोलन जब कभी खड़ा हुआ था, और सलवा जोड़ो आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के समय कैंप बनाए गए थे। वहाँ के बहुत सारे आदिवासी छत्तीसगढ़ छोड़कर जाकर कहना चाह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में रहने लगे, तेलंगाना में रहने लगे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि उनको वापस अपने गांव लाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन का काम है, उनको पुनर्स्थापित करने का काम भी बात करूंगा। कर रही है। अभी पहले सरकार उनकी व्यवस्थापन की चिंता पहले कर लेकर आए और उनको किस तरीके से रोजगार देगी, किस तरीके से इनके लिए आवास बनाएगी और किस तरीके से कैंप में बैठा लेगी, उसकी चिंता कर ले। उसमें मैं अलग से बात करूंगा। मैं हमारे माननीय अटल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बस्तर में जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, चाहे ओरछा का जो हमारा सड़क का मामला हो, चाहे हमारे कहते हैं बीजापुर का जो बॉर्डर कहते हैं भोपालपट्टी में पुल का मामला हो, चाहे कोंटा के बोटू से लेकर के देवभोग तक का जो 1 दर्जन से ज़्यादा कहते पुलियों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, चाहे वो हमारे कहते केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, हमारा चाहे बस्तर यूनिवर्सिटी हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
कांग्रेस पार्टी ने एक भी योजना, मैं चलिए इससे पूछना चाहता हूं साहब, ये भी योजना ये इन्होंने बहस चालू कि किया किसने हो क्या इस बनाया प्रकार है की डेवलपमेंट और के लिए, कौन उस तो चीज वो को आगे आप बढ़ा रहा है, यहाँ पर बंद मुझे कर रहा है, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो गर्मियों में शुरू हो रही नक्सली गतिविधियां हैं, इस पर फौरन शायद संज्ञान लेने की जरूरत है, जिसकी तरफ मनीष गुप्ता जी ने इशारा किया। और एक इस तरफ अगर कदम नहीं जाते तो किसी बड़े नुकसान की तरफ आशंकाओं का एक इतिहास रहा है। फिर हम ये दोहराते हैं। शुक्रिया करते हैं आपका, इस समय में आप सभी ने अपनी बात रखी। धन्यवाद, नमस्कार।